हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का जो वायरस चल रहा था उसमें हम आज पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जो वायरस था उसके बारे में बताया था कि वायरस की डिस्कवरी किसने की, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये सब मैंने बता दिया था। आज की वीडियो में हम बैक्टीरियोफाज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। जो बैक्टीरियोफाज होता है वो क्या है, एक वायरस ही है। तो ये किसको संक्रमित करता है? बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, मतलब बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरिया को खाने वाला है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसमें जेनेटिक पदार्थ डीएनए होता है, तो जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसे कहते हैं, तो ये क्या होता है? डीएनए होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे डीएनए वायरस भी कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफाज की खोज टॉट एंड डी हेरल ने 1917 में की थी। तो जो बैक्टीरियोफाज है तो इसकी खोज किसने की? टॉट एंड डी हेरल ने 1917 में की थी। बैक्टीरियोफाज एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या है? एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो बिना किसी होस्ट सेल के जीवित नहीं रह सकता है। ये मतलब इन्हें अपनी वृद्धि के लिए होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। किसी बिना होस्ट सेल के ये ना जीवित रह सकते हैं, और जैसे होस्ट सेल मतलब मरती है तो ये भी क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है हेड। तो जो हेड होता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले होता है प्रोटीन कॉट। प्रोटीन कॉट के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसका डीएनए होता है। जो इसका प्रोटीन कॉट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कैप्सोमर भी कहते हैं। जो इसका डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 120 इंटू 10⁶ डाल्टन इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो इसमें बैक्टीरियोफाज में जो डीएनए होता है इसमें जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 120 इंटू 10⁶ डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसके हेड के नीचे क्या होता है? हेड के नीचे कॉलर होता है। तो कॉलर में जो कॉलर होता है वो क्या काम करता है? ये हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। कौन? कॉलर जो होता है वो हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो जो इसके टेल है तो इसमें टेल में क्या क्या होता है? इसमें एक सीट होती है जो ये लगी हुई है, ये जो देख रहे हैं आप, ये सीट होती है। और इसके जो ये बीच में खोखला स्थान है, जो दोनों के बीच में के खोखला स्थान है, इसे क्या कहते हैं हम? कोर या होलो कोर कहते हैं। जो ये बीच का खाली स्थान है इसे क्या कहते हैं? कोर और होलो कोर कहते हैं। जो टेल का एंड भाग होता है इसे क्या कहते हैं हम? एंड प्लेट्स कहते हैं। तो ये एंड प्लेट होती है, और एंड प्लेट से क्या निकले होते हैं? ये टेल फाइबर निकले होते हैं। जो ये टेल फाइबर दिख रहे हैं ना, ये टेल फाइबर निकले होते हैं। और ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये 6 होते हैं टेल फाइबर। और इन टेल फाइबर का काम क्या होता है? तो ये जो टेल फाइबर है ये जो बैक्टीरियोफाज है इसको किसी होस्ट सेल से अटैचमेंट में काम करता है। जो इसने किसी होस्ट सेल को संक्रमण करना है, किसी पे अटैक करना है, तो ये अटैचमेंट में काम करती है। कौन? ये टेल फाइबर जो है ये अटैचमेंट में काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो अब हम बैक्टीरियोफाज की क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, तो बैक्टीरियोफाज को मुख्य रूप से 2 समूहों में रखा गया है। तो जो बैक्टीरियोफाज है इसे 2 समूहों में रखा गया है। तो जो सबसे पहला समूह है वो है टी फाजेस, और दूसरा समूह है टी वायलोरेंट फाजेस। तो अब हम पढ़ेंगे टी फाजेस के बारे में। टी फाजेस ये 3 प्रकार के होते हैं। जो टी फाजेस होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज को 2 समूह में बांटा गया है, टी फाज और टी वायलेंट फाज। फिर जो टी फाजेस है उसमें किस में बांटा गया है? इसमें भी 3 समूह में बांटा गया है, टी इवन फाजेस, टी ऑड फाजेस एंड टी 5 फाजेस। इनमें एक लंबी पूंछ होती है तथा इनका न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो टी फाजेस होते हैं उनमें एक लंबी पूंछ होती है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो लंबी पूंछ होती है, और इनमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक फाजिस का सबसे बड़ा समूह है जो ये क्या है? जो ये टी फाजिस है
ये जो सारे फाजेस है ये सब फाजेस का सबसे बड़ा समूह है। तो अब हम पढ़ेंगे टी फाजेस के समूहों के बारे में। तो टी फाजेस को निम्नलिखित उप समूहों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टी इवन फाजेस। इसमें कौन कौन से फाजेस आते हैं? T2, T4 और T6। तो इवन है तो इवन नंबर वाले ही आएंगे। तो T2, T4 और T6 फाजेस क्या कहलाते हैं? टी इवन फाजेस। इसके बारे में देखते हैं हम। ये फाजेस सीरम व जेनेटिक लक्षणों में बंधुता दिखाते हैं। तो जी ये फाजेस होते हैं, क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो इनका डीएनए होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल और सीरम होता है, इनके लक्षणों में क्या बंधुता दिखाते हैं। ये एंगुलर हेड तथा कॉन्ट्रैक्टाइल टेल में विभेदित होते हैं। तो जिनका हेड होता है कैसे होता है? एंगुलर हेड होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल इनकी टेल होती है। ठीक है। बैक्टीरिया कोशिका के अंदर इनका गुणन जो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये डीएनए पर निर्भर करता है। तो जो इनका बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये, तो ये क्या करते हैं? तो डीएनए बैक्टीरियल डीएनए पर निर्भर करता है। जो इनका रेप्लिकेशन होता है किस पे डिपेंड करता है? बैक्टीरियल डीएनए पर इनका रेप्लिकेशन या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जो क्या किस पे डिपेंड करता है? डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए पर निर्भर करता है। ठीक है। और बैक्टीरिया की कोशिका फाज को संक्रमित होने पर तुरंत ही नष्ट हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि ये होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो क्या ये ऑटोमेटिकली खुद ही मर जाएगा। कौन? वो फाज पार्टिकल। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। टी इवन फाजेस में डीएनए में साइटोसिन के स्थान पर एक विशिष्ट क्षारक 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है। तो जो टी फाजेस होते हैं उसके डीएनए में क्या साइटोसिन होता है ना, जो डीएनए में साइटोसिन क्षारक लगे होते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। तो इनसे जो साइटोसिन होता है उसके स्थान पर एक विशिष्ट क्षारक लगा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। तो टी इवन फाजेस में साइटोसिन के स्थान पर क्या लगा होता है? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन लगा होता है। तो यही इसको अलग करता है दूसरे फाजेस से। ठीक है। आगे देखते हैं हम। दूसरा है टी ऑड फाजेस। इसमें T1, T3 और T7 आते हैं, ऑड नंबर वाले आएंगे। तो इसमें T1, T3 और T7 वाले आते हैं ऑड फाजेस में। ठीक है। ये फाजेस सीरम व जेनेटिक लक्षणों में भिन्न होते हैं। तो जो T1 थे वो जेनेटिक लक्षण और सीरम में समान थे, और ये क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जेनेटिक लक्षण और सीरम में क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं। ये एक एंगुलर हेड व छोटी व आकुंचनशील पूंछ में विभेदित होते हैं। तो जो ये टी ऑड फाजेस वाले होते हैं तो ये एंगुलर हेड व छोटी व आकुंचनशील पूंछ में विभेदित होते हैं। ठीक है। इन फाजेस में डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है। तो ये फाजेस होते हैं, इनमें जो डीएनए होता है, जो डीएनए में क्षारक लगे होते हैं, तो इनमें क्या होता है? ये साइटोसिन ही पाया जाता है। उसमें जो टी इवन वाला था उसमें क्या था? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन लगा था। तो इसमें क्या होता है? साइटोसिन ही होता है डीएनए में। ठीक है। आगे देखते हैं T5 फाज। तो T5 फाज, इन फाजेस का सिर एंगुलर तथा पूंछ लंबी व आकुंचनशील होती है। इनका हेड कैसा होता है? एंगुलर होता है, और पूंछ कैसी होती है? आकुंचनशील होती है। टी ऑड फाजेस के समान इनके डीएनए में भी साइटोसिन उपस्थित होता है। तो जो टी ऑड फाजेस होता है उसमें भी साइटोसिन होता है, और इस जो T5 फाजेस होता है इसमें भी साइटोसिन होता है। केवल किस में होता है? टी इवन फाजेस में साइटोसिन के स्थान पर क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है, एक विशिष्ट क्षारक होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। दूसरा है इसमें वायरुलेंट फाजेस। बैक्टीरिया तथा फाजेस की पारस्परिक क्रिया के आधार पर फाजेस को टेम्परेट और अवायरुलेंट तथा वायरुलेंट और लाइटिक समूहों में बांटा गया है। तो जो वायरस की पारस्परिक क्रिया होती है उसके आधार पर किस में बांटा गया है? अवायरुलेंट और वायरुलेंट फाजेस में से बांटा गया है। लॉफ के अनुसार, जो लॉफ एक साइंटिस्ट थे, लॉफ के अनुसार फाज 3 प्रावस्थाओं में पाए जा सकते हैं। तो जो लॉफ ने कहा कि ये किस में 3 प्रावस्थाओं में पाए जा सकते हैं। किस किस में? एक्स्ट्रा सेलुलर वायरन, वेजिटेटिव फाजेस और प्रोफाज। तो ये 3 उसमें पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर वायरन, वेजिटेटिव फाजेस और प्रोफाज। ठीक है।
एक्स्ट्रा सेलुलर वायरन संपूर्ण फाज होता है, मतलब ये क्या होता है, पूरा फाज होता है, तथा इसमें न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन कोड दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर वायरन होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन कोड भी होता है, इसमें दोनों ही होते हैं। ठीक है। इसके विपरीत वेजिटेटिव फाज एवं प्रोफाज, जो वेजिटेटिव फाज और प्रोफाज होते हैं कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं तथा केवल न्यूक्लिक एसिड द्वारा निरूपित होते हैं। तो जो वेजिटेटिव फाज और प्रोफाज है इसमें प्रोटीन कॉर्ड नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। प्रोफाज युक्त बैक्टीरिया लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो जो प्रोफाज वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो चलिए गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।